हाँ, तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग इस क्लास को पता नहीं कितने देर से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो क्लास ही ऐसा है, इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है प्यारे बच्चों कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है। मैं बहुत दिनों से ऐसा सोच रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए जहाँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। बच्चों का प्रॉब्लम ये क्या है ना, बच्चे अपने सिलेबस को लेकर के हमेशा सोचते रहते हैं कि सर कम से कम अंतिम समय में एक बार ना हमारा सिलेबस अगर फिर से रिवाइज हो जाए, कितना अच्छा लगे। आइए हमने एक प्रयास किया है, बस आप लोग इसे अगर आप लोग आज जितना शेयर करेंगे, उससे मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितना ज़्यादा, है ना, कितना ज़्यादा इसको पसंद करने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक बार कर दीजिए शेयर। जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं, सभी फ्रेंड्स के पास एक बार शेयर कर दीजिए। आपका शेयर ही आज बताएगा कि आप कितना ज़्यादा इस क्लास को लेकर के सीरियस हैं। ठीक है, चलिए सब लोग शेयर करना स्टार्ट कीजिए। सब लोग, मैं चाहता हूं कम से कम 5,000 शेयर आज होना चाहिए इस वीडियो का। बिहार के हर उस स्टूडेंट के पास ये पहला दिन का वीडियो पहुंचना चाहिए जहां वो ये चीज समझ पाए कि हाँ यही है, यहीं पर पढ़ना है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ना है, जहां ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा और सब्जेक्टिव भी। क्योंकि रामबान को आपने बहुत पसंद किया, मैंने स्टार्टिंग में इसका नाम भी रामबान लिखा था, सब्जेक्टिव का भी रामबान। फिर मैंने सोचा नहीं, एक ही नाम ठीक नहीं होगा, तो मैंने सब्जेक्टिव का नाम तांडव रखा है, जहां आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे और यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। पूरा का पूरा आपका सिलेबस हो जाएगा। चलिए आज का मोटिवेशन देखते हैं, है ना। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मौत निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। प्यारे बच्चों, वही चीज है। अभी आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा डर है, लेकिन आपको अभिमन्यु बनना है, उस चक्रव्यूह में घुसना है, उस परीक्षा के माहौल में आपको घुसना है और वहां से आपको जीतना है। ठीक है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास में। आज क्या क्या होने वाला है पहले मैं आपको बता देता हूँ। आज सब कुछ चैप्टर वाइज होने वाला है। क्या होने वाला है बताओ? आज सब कुछ चैप्टर वाइज होने वाला है। गुरुजी क्या क्या होने वाला है? चलिए हम देखते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग साइंस में बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। 15 चैप्टर में से पहला चैप्टर आज हम पोषण चैप्टर को खत्म करेंगे ऑब्जेक्टिव में, और जब तांडव शुरू होगा तो वहां पर सब्जेक्टिव में। उसके बाद हम साइंस से जब वापस आएंगे एसएसटी में हम हिस्ट्री में जाएंगे, 1 और 2 चैप्टर को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और उसका सब्जेक्टिव तांडव में देखेंगे। ठीक है। तीसरे नंबर में जब मैं जाऊंगा प्यारे बच्चों एसएसटी के बाद मैं जाऊंगा मैथ में, तो पहले अध्याय को उठाऊंगा, क्योंकि पहले अध्याय से मैंने अच्छे से पता है मुझे 10 नंबर पहले अध्याय में ही आएंगे, तो पहले अध्याय से हम 10 नंबर लेके आएंगे। ठीक है। हिंदी में जाएंगे बच्चों, हिंदी में फिर वहां पर 2 चैप्टर उठाएंगे, एक चैप्टर काव्य खंड से, एक चैप्टर, है ना, एक चैप्टर गद्य खंड से। ठीक है। संस्कृत में जाएंगे तो संस्कृत में हम लोग 2 चीजों को देखने वाले, ऑब्जेक्टिव में मंगलम, तांडव में जाएंगे तो मंगलम का सब्जेक्टिव और साथ में एक अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में आज हम अनुच्छेद भी पढ़ने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन गुरुजी का आएगा जब 4.5 के स्टूडेंट लाइव रहेंगे। एक बार आप सभी लोग दहाड़ दीजिए, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस। सभी व्हाट्सएप में जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बिहार के स्टूडेंट वाले व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी आपके व्हाट्सएप स्टेटस हैं, हर जगह मैं चाहता हूं इसको आप शेयर करें। ज्यादा हल्ला नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लंबा पढ़ाना है आज। ठीक है, 4-5 घंटे तक मुझे पढ़ाना है, तो हल्ला तो नहीं करूंगा, पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। 4.5 के जैसे ही बच्चे जुड़ते हैं, स्टार्ट होगा आज का दिन, पहला दिन है। आइए देखते हैं बायोलॉजी के पोषण चैप्टर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव अभी तक में पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन के सामने साल लिखा है, किस साल कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। आइए पहला शुरू करते हैं। सबसे पहला पोषण चैप्टर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने, दांतों का सब, है ना, दांतों की सबसे ऊपरी परत है, 2021 में पूछा गया है ना। ये जो हमारे दांत होते हैं बच्चों, सबसे ऊपरी परत उसका कौन सा होता है? पहला ऊपर में दिया गया है, तो याद रखिएगा कि होता है सबसे इनामियल दांतों का सबसे ऊपरी परत होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? सबसे लंबा भाग, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, दूसरी पाली में, है ना। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो सबसे लंबा भाग आपको पढ़ना है, छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव आहार नाल का, है ना, मानव आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई प्यारे बच्चों 8 से 10 मीटर होती है लंबाई। मानव आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। भोजन का अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन भी छोटी आंत में ही होता है, छोटी आंत में भी होता है ना, ही होता है।
अगला प्रश्न पूछा गया 2021 में कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। न्यूक्लियस शब्द को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2021 में ही पूछा गया है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। एक लाइट कम कर दीजिए, है ना। तो न्यूक्लियस शब्द जो है प्यारे बच्चों वो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इस चैप्टर से इसके अलावे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि, है ना, इस चैप्टर से इसके अलावे कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। जितना क्वेश्चन दिया गया बस उतना पढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे, है ना। तो पौधों में जो भोजन किस रूप में जमा होता है, तो जमा होता है स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी बच्चों, स्टार्च के रूप में होता है ना। देखो ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा है। बस आपको क्या करना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखो, आगे बढ़ो एक चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। 2021 में पूछा गया दूसरी पाली में कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो बच्चों पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो, है ना, वो क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, कोशिका विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखें, पीत रस कहां से स्रावित होता है। इस चैप्टर का क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। पीत रस कहां से स्रावित होता है, ये पूछा है कि पीत रस स्रावित कहां से होता है। बस एक काम नहीं रुकना चाहिए, वो है शेयर। बच्चों पूरे बिहार में आज एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो शेयर नहीं करेगा, हर कोई शेयर करेगा। पीत रस जो स्रावित होता है ना, वो कहां से होता है, तो स्रावित होता है बच्चों पीत रस कहां से, यकृत से, ठीक है ना। अगर पूछा जाए जमा कहां होता है, पीत रस जमा कहां होता है, तो कहना बच्चों पित्ताशय, है ना, पित्ताशय में जमा होता है। लेकिन स्रावित कहां से होता है, स्रावित होता है याद रखना यकृत से। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। 2021 में पूछा गया है दूसरी पाली में, क्योंकि बच्चों दो पाली में पेपर होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है। देखो बच्चों, पेप्सिन पूछे या ट्रिप्सिन, मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं, है ना, जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था आपको मैंने बताया था, चाहे पूछे पेप्सिन या पूछे ट्रिप्सिन, ठीक है ना, ये काम किसका होता है, तो ये होता है बच्चों प्रोटीन का पाचन। ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटीन का पाचन। अगला प्रश्न है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। 20 में पूछा गया है इस चैप्टर से कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पचता है। आपने खूब पढ़ा होगा कि हमारे मुख गुहा में ही आहार का कार्बोहाइड्रेट, बच्चों कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो हमारे मुख में ही शुरू हो जाता है। तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है आपको तो सोचिए आप गलती कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है। और अंतिम लड़ाई बच्चों, मैदान में जाने से पहले अंतिम बार रेस लगाते हैं, समझिए आप लोग मेरी बात को। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वपोषी कौन है। 19 और 20 दोनों में पूछा गया। निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन है, 19 और 20 दोनों में पूछा गया है। बच्चों स्वपोषी कौन है, तो कहते हैं हरे पौधे जो होते हैं ना, हरे पौधे ये स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को देखकर समझ लीजिए क्या होने वाला है। 3 साल पूछा गया है, 4 साल 15, 16, 19 और 21। देखिए सर इसको एक बार देखिए, 4 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पक्का ये क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है आपके सामने, हरित लवक, सूर्य का प्रकाश, तो आंसर मारना इनमें से सभी। ये क्वेश्चन पूरा चांस है बच्चों आने का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। ठीक है ना, कोई फालतू क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना, आप सिर्फ शिद्दत से पढ़ें। साइंस में 15 चैप्टर है, 15 दिन में खत्म। मैथ में 15 दिन में खत्म। 15 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ना हो जाए तो कहना, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। बच्चों कहते हैं पौधों का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। 14 और 19 और आगे हम भविष्यवाणी कर देते हैं सर 23 का, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक। तो अगर आप हाइड्रा देखेंगे तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखो हम आपके लिए हर चीज करने वाले हैं, बस आप, मैं सबके पास नहीं पहुंच सकता, आप उसे पहुंचाओ बच्चों, हर दोस्तों के पास पहुंचाओ। बिहार के हर स्टूडेंट के पास जो फोन यूज करता है उसको बता दीजिए कि 15 दिन सर का एक मेन्यू तैयार हुआ है, उसमें आके भाग ले ले।
अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। 2019 में पूछा गया इस चैप्टर का क्वेश्चन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? आप कहोगे सर C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बायोलॉजी में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है ना। 2020 में पूछा गया है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों आप सभी का 5000 लाइव पहुंचाने के लिए। मैंने बोला था आज कम से कम 5 के तो होना चाहिए, ठीक है ना। अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसे होता है? तो अंतःकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न बच्चों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 2020 में पूछा गया दूसरी पाली में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवी में? तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो हरे पौधों में होती है, ऑप्शन नंबर सी। पहले ये बताओ इस चैप्टर में लगभग 39 क्वेश्चन है, 39। पहले बताओ 15 में 15 सही हुआ या नहीं हुआ? तैयारी जांचो, 15 में आपने कितना क्वेश्चन सही किया पहले बताइए कि 15 में आपने कितना सही किया। मुझे पूरा भरोसा है कि 15 में से 15 सही हुआ होगा जी। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया, गुरुजी आपने जो अंतिम में हमारे लिए ये किया है मुझे बड़ा पसंद आया, आपकी हर क्लास को देखिए। बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, हर क्लास को बड़ी मन से देखिए। यस यस गुरुजी 15/15 आया। हाँ 15/15 आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों में। आइए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 19 और 21 दोनों में। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो बच्चों अमीबा जो है ना अपना भोजन कैसे पकड़ता है पता आप सभी को, बहुत फेमस क्वेश्चन है इसलिए पता होगा, उत्पाद के द्वारा पकड़ता है। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? देखो बच्चों 19, 20, 22, 23 में भी आ जाना, लाडला बड़ा मन से पढ़ रहा है ना, कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, ठीक है ना। तो आपको पता है ना अगर वो ट्रिप्सिन होता है या पेप्सिन होता तो वो तो प्रोटीन पर करता है, लेकिन वसा पर क्रिया करने के लिए हम पढ़ते थे कि लाइपेज बच्चों है ना वसा पर क्रिया करता है, लाइपेज। अगला है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 18, अंतिम प्रहार हो रहा है सिलेबस पर, अंतिम प्रहार। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 20 में पूछा है। आयोडीन की कमी से बच्चों घेंघा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं भी हड़बड़ी नहीं करूंगा, थकूंगा नहीं, पूरा भाई आधा रात तक पढ़ाना है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? 20 में पूछा गया है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? आप सभी को मालूम है कि कवक में क्या होता है ना, कवक में होता है मृतजीवी बच्चों, कवक में क्या होता है? मृतजीवी होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आता है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। 2021 में पूछा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। कई बार मुझे लगता था ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है पर बायोलॉजी में आता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः क्षारीय होते हैं, ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? पूछा गया है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है 14 और 19 दोनों में। उभयलिंग जंतु कौन सा है? ये है ना, ये क्वेश्चन यहाँ भी आता है और ये क्वेश्चन सबसे अंतिम वाला चैप्टर जो है, अंतिम नहीं एक और चैप्टर है ना जिसमें बच्चों अनुवांशिकी, वहां पर भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। उभयलिंग जंतु में आता है बच्चों केचुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सभी हरे पौधे होते हैं, 19 में पूछा गया है सभी हरे पौधे होते हैं, तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं ना, स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से हरे है ना, पहले आयोडीन सॉरी पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, यानी पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। बताइए क्या रीजन है क्यों पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है? आप कहेंगे सर पत्ती को अल्कोहल में इसलिए उबालते हैं ताकि उसका क्लोरोफिल घुल जाए, क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अगला प्रश्न आता है कि असना की स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जो स्लाइड होता है ना उसको कितना गुना जूम करके देखा जाता है? कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कब पूछा है? 2018 में। अगर आप इस तरह से ना अगर हर चैप्टर को देख लोगे ना, मैं सच कहता हूँ कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
ठीक है, तो बच्चों 10x पर देखा गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 10x पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक स्वस्थ मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 17 में पूछा है। और देखो भाई, आपके भैया जी ने जो एग्जाम दिया था पिछले साल, जो आपके भाई ने एग्जाम दिया था, वहां पर भी ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ा है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? गुरुजी 32 लगाओ ना, ठीक, चलो बच्चा लगा देता हूँ। कूटपाद किसमें पाया जाता है? 13 में पूछा गया। वाह, कितना पुराना क्वेश्चन, 10 साल पहले पूछा है। हाँ, कूटपाद किसमें होता है? आप कहेंगे सर कूटपाद जो होता है ना, वो अमीबा में होता है, ऑप्शन सी होगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग बता दीजिए, ये भी 13 में पूछा है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ना। लेकिन हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों, बहुत गलती हमने कर ली, अब कोई गलती नहीं करना, आराम से पढ़ना है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, ऑप्शन ए सही है। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। सिलेबस बच्चों 15 दिन में मुट्ठी में करेंगे, कोई हड़बड़ी मत करो, हम है ना। चलो, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है, 15 और डायरेक्ट 22 में पूछा था, ये एक बार 23 में भी आ जाइए, है ना, कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। तो घेंघा किससे होता है? आयोडीन की कमी से, ऑप्शन बी सही है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? 14 में भी 22 में भी पूछा गया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप कहेंगे सर भोजन का जो पचना होता है ना, वो तो उपचयन होता है, ऑप्शन नंबर बच्चों सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। 16 का क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बताओ भाई ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? आप कहोगे सर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है ना वो तो जल से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न आता है ना, पहले ये बताओ, 30 क्वेश्चन हो गए और 9 क्वेश्चन इस चैप्टर में मात्र बचे हैं, है ना। 30 में आपका स्कोर कितना रहा, सभी लोग बताएंगे। और एक बार पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस, सब लोग बच्चों एक साथ लाइक पर क्लिक करें। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के बाद से ना कम से कम 5 के लाइक्स वीडियो पर हो जाने चाहिए, ताकि लगना चाहिए कि अपना परिवार कितना मजबूत है। ठीक है ना, जल्दी बताओ 30 में से आपका क्या रहा स्कोर? डेली ऐसे पढ़ेंगे, इसलिए हड़बड़ी नहीं, आराम आराम से पढ़ाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है ना सर, एकदम आराम आराम से। हाँ चलिए जल्दी से बताइए। हाँ 30 30 30 27, क्यों 27 आया भैया? 3 क्वेश्चन कहाँ चला गया जब आप डेली पढ़ते हैं तो? हर चैप्टर को टच करेंगे, हर क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। आइए पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि मैग्नीशियम पाया जाता है, 2015 में पूछा गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम बच्चों क्लोरोफिल में होता है, हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन 11 में पूछा है, बहुत पहले का क्वेश्चन है। प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है बच्चों, वो प्रकाश संश्लेषण से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? 2022 में पूछा है, और ये मॉडल पेपर जो जारी हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था कि जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बच्चों जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि करना, वृद्धि करना, ठीक है ना, वृद्धि, ठीक है। हाँ, है ना, कोई भी देखो जीवन है तो जीवन में वृद्धि तो होना ही होना है। अगला प्रश्न आपके सामने पेश होता है कि स्वपोषी पोषण के लिए होता है, 2022 में पूछा है ना। स्वपोषी पोषण होता है यानी ये बताना किसमें होता है, ठीक है, सबको पता है। देखो बच्चों कितने बच्चे ना ये मार के भाग जाएंगे सर पौधों में होता है। बच्चों सिर्फ पौधों में नहीं होता, एक चीज याद रखना, सिर्फ पौधों में नहीं, है ना, कवक में तो बिल्कुल नहीं होता है, पता है आपको। कुछ है ना, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, तो ऑप्शन नंबर होगा डी बच्चों, दोनों में होता है, इसको याद रखना, थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। आइए आइए बिहार के छात्रों विशेष ध्यान दीजिए, इस प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर ये प्रश्न आता है तो आपको ए और सी दोनों टच करना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 35 आता है कि ग्रहणी भाग है, 2022 में पूछा गया है कि ग्रहणी भाग है। जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे थे वहां आपको हम बताए थे कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, उसमें सबसे पहला भाग बच्चों ग्रहणी ही होता है, ठीक है। तो ग्रहणी किसका भाग है सर? ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, 22 में पूछा गया, कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है ना। अगर मेरे लड्डू गोपाल को ये क्वेश्चन मिल जाए, आपको मिल जाए, तो आप लोग तो एकदम फटाफट बना दोगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है, पूछा है दिन में रात में दोनों में, बच्चों दिन में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला प्रश्न आता है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है, मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है? 22 में पूछा गया क्वेश्चन है पिछले साल, ठीक है। तो बच्चों मृतोपजीवी, देखो गोबर का छत्ता जो है ना, ये मृतोपजीवी है। हम बहुत दिनों से पढ़ रहे थे सर गोबर का छत्ता क्या है? रुक जाओ एक सेकंड। अमरबेल, अच्छा मृतोपजीवी गब अमरबेल नहीं, अमरबेल नहीं, मृतोपजीवी गोबर का छत्ता ही है बच्चों ना, अमरबेल नहीं है ना। अमरबेल सर परजीवी है, भूल जाते हैं, हाँ बच्चों भूल जाते हैं ना। अमरजीवी क्या ना, अमरबेल क्या है? परजीवी है। अमरबेल आपने देखा है, बहुत सारे आम के पेड़ होंगे, उसमें लत्ती टाइप का होता है, आम के पेड़ में रख है ना, रहकर ही अपना भोजन प्राप्त करता है, तो अमरबेल को हम कहते हैं परजीवी। लेकिन गोबर का छत्ता को मृतोपजीवी कहते हैं। हाँ, अच्छे से याद करवाए थे सर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है सर, 2022 में पूछा है, बताइए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? आप कहेंगे सर पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है वो सर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक चैप्टर समाप्त हुआ, अंतिम क्वेश्चन है बच्चों परिशेषिका हिस्सा है, 2022 में पूछा गया है कि परिशेषिका जो है वो किसका हिस्सा है, ठीक है। सबसे लास्ट में आपसे पूछा गया है ना, कि जो परिशेषिका है वो किसका हिस्सा है? तो बच्चों परिशेषिका भी अपने आहार नाल का ही हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चैप्टर नंबर 1 समाप्त हुआ बच्चों, चैप्टर नंबर 1 समाप्त हुआ। एक बार ताली हो जाए जल्दी से, गुरुजी चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया, आपका पोर्शन समाप्त हो गया, ठीक है। आ जाइए, पोर्शन समाप्त हुआ। अब जो हमारी क्लास होगी बच्चों 8:30 बजे, 8:30 बजे वहां हम इसका सब्जेक्टिव देखेंगे। क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें बच्चों लघु उत्तरीय होगा और प्लस में गुरुजी आपको बताएंगे कि दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। तो है ना 38 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा क्या हुआ 38 में? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्या देखना है? जल्दी बताइए आपने कितना क्वेश्चन सही किया जल्दी से आप बताइए कि 39 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया? साइंस का एक चैप्टर तो चला गया जी यस गुरुजी, ताली हो जाए, ताली हो जाए। कितना क्वेश्चन सही किया आपने? 38 का सर? नहीं 38 का तो देखा है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में ही तो होता है कहाँ करोगे प्रकाश संश्लेषण? कहाँ करोगे? माइटोकॉन्ड्रिया में करोगे? नहीं सर। चलो आ जाओ बच्चों, है ना। आप सभी के मेहनत को, आप सभी के जज्बे को हम सलाम करते हैं। अब स्टार्ट होता है यहाँ से एसएसटी। बच्चों एसएसटी में हम आज 2 क्वेश्चन को देखना, 2 चैप्टर को देखने वाले हैं सोशल साइंस में। एसएसटी में हम 2 चैप्टर को देखने वाले हैं, बोलो कौन कौन सा? शुरू करते हैं पहले इतिहास से बच्चों, इतिहास से शुरू करते हैं। यहाँ के 2 अध्याय को हम देखने वाले हैं सबसे पहला का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद बच्चों। और दूसरा शुरू करते हैं, दूसरा करते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद व साम्यवाद। तो देखते हैं आप लोग का कितना मजबूत है। क्या आपका मजबूत है? यस गुरुजी मजबूत है, मजबूत है। कितना मजबूत है आखिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में पेश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 21 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। 1871 में जो संधि हुई थी उसे हम लोग फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 आता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? बच्चों 1830 के बाद फ्रांस में जो हुआ था वो ना वो बच्चों गणराज हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हुआ गणराज। लेकिन अब आप लोग कहेंगे सर अधिनायकवाद होना चाहिए। मैं खुद इस क्वेश्चन को लेकर था। तो बच्चों अगर आंसर गणराज सही है तो आप लोग बोलो गुरुजी सही है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो एक बार मैं से बुक में देखो गुरुजी, सर इसको एक बार देखिएगा, इसको देखिएगा, इसको 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का, ठीक है ना, किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, अगर कहीं होता है कि मुझे पहले ही लग रहा था तो एक बार देख के बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक देख के बताना एक बार, ठीक है ना। इसको मैं भी छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, एक बार देखना। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी है? मैं उसको छोड़ रहा हूँ, आंसर लगाया नहीं मत करना गुरुजी गलत हो गया, लगाया ही नहीं तो गलत कैसे हो गया जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। जर्मनी के एकीकरण के लिए देखो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, हाँ मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि इससे बाहर, इससे बाहर, हाँ
अच्छा संवैधानिक, अच्छा ठीक है, इसको बताइएगा आप लोग बच्चों, तो देखेंगे ना, ध्यान दीजिए। वो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना क्वेश्चन बैंक में इतना ही पढ़ना है। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन सा था? तो जर्मनी में प्यारे बच्चों देखो, काउंट काबूर तो इटली में थे, ये सब तो इटली के थे, है ना, बिस्मार्क थे। ऑप्शन नंबर बच्चों बी होगा। और आपसे पूछा जाए कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, रक्त व लौह नीति का अवलंबन, तो भी आपका आंसर होता है सर बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न देखें, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन पूछा गया 2021 में कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। हम नहीं बता रहे हैं, किस में पूछा है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। अगला, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, यह भी 21 में पूछा है। बच्चों ध्यान से देखना, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? देखो मेजनी जी थे, काबूर थे, गिरिबाल्डी थे, बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क का संबंध तो जर्मनी के एकीकरण में था बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था या कौन था? 2021 में पूछा गया है। आप लोग पटपट बताते हो, क्यों? क्योंकि इसके पहले जो रामबाण पढ़े हो ना, उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था पहले। सर इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। अगला प्रश्न आता है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? देखो आपको हड़बड़ नहीं करना है, आराम से मेरे साथ पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, ये भी 21 में पूछा है। तो बच्चों जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार था उसका नाम क्या था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी सही है। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 2020 में पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ। ठीक है, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बच्चों 71 ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखो हस्ताक्षर के बारे में पूछा है, कुछ अलग है, तो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, फिर आप बोलो गुरुजी आपने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, हस्ताक्षर, हाँ ठीक है ना 71, हाँ 71 सही है सर, चलो ठीक है 71 सही है। मैं सोचा कहीं हस्ताक्षर पूछा है, थोड़ा सा चेंज करके पूछा है तो अलग होगा, लेकिन नहीं सही है। अगला है ना, क्या लिखा? काउंट काबूर को विक्टर इमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? किस पद पर नियुक्त किया? ये 21 और 22 दोनों में पूछा है। अरे भाई साहब 21 और 22 दोनों में पूछा है। एक बार आप सभी लोग जब दोनों में पूछा तो आप दोनों बार शेयर कर दीजिए। एक बार आपने तो क्या था, कहाँ पर, साइंस में, एक बार एसएसटी में, खूब शेयर कीजिए। हर बच्चे के फोन में आपके गुरुजी की वीडियोस चलनी चाहिए। 21 और 22 में पूछा है तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? कितना है ना, कब पूछा है? 11 में, 17 में, 20 में। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? सर करने वाले थे बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताएंगे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 2019 में पूछा है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। पता है इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 13-14 क्वेश्चन ही है जो बार बार घुमा के पूछा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो बच्चों यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? आपने पढ़ा था गुरुजी 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना, है ना, मेजनी ने की थी। पढ़ते हैं ना हम लोग, हाँ ठीक है, सब्जेक्टिव में भी पढ़ते हैं। तो बच्चों यंग यूरोप, है ना, का संस्थापक कौन था? तो बच्चों मेजनी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला हमारा आता है कि टीपू सुल्तान शासक थे। 19 में पूछा है कि टीपू सुल्तान जो कहाँ के शासक थे, है ना। तो आप कहोगे सर टीपू सुल्तान जो थे ना वो मैसूर के शासक थे। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न को ध्यान से देखना, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ये भी 18 के दूसरी पाली में पूछा गया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? बच्चों सेडान का युद्ध आपने सुना होगा, वर्ष 1870 में हुआ था, है ना। सेडान का युद्ध वर्ष 1870 में हुआ था और इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था तो हंस के कह देना 1871 में हुआ था। क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? 19 में, 14 में और कई साल ना जाने, यहाँ लिखा ही नहीं गया है। बहुत ऐसे भी साल हैं जिसकी तो यहाँ चर्चा भी नहीं है। ठीक है, गेरिबाल्डी बच्चों पेशे से, अब मैं नहीं बताऊंगा इसका, तो आप सभी को मालूम है, नाविक था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, 16, 14, 22। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? सोचो बच्चों कि टोटल 26 चैप्टर ही है, तो एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते होंगे, है ना। अगर 40 बनाना है तो 2 क्वेश्चन मान लो,
अगर 80 क्वेश्चन आते हैं तो 40 दो तीन क्वेश्चन एक चैप्टर से आते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। अच्छा यहाँ ऑप्शन नहीं है, मैं आपको लिख देता हूँ, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, हमने अपनी टीम को सख्त कहा है कि ये सीरीज में कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मिस्टेक पहला पाया गया कि बच्चों जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देते हैं, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 2015 में पूछा है कि फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था। सर पूछा है, हाँ पूछा है, देखो 1870 से सेडान, किसको याद नहीं है? सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न नंबर 18 है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया? अब बताइए, ये क्वेश्चन 22 का है, मन खुश हो जाता है 22 सुन के। सर पिछले साल, हाँ बच्चों, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया? 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, मेजनी, गेरिबाल्डी, है ना, मेजनी, गेरिबाल्डी और काउंट काबूर। ठीक है ना, तो बच्चों ऑप्शन दिया गया है मेजनी, गेरिबाल्डी, काउंट काबूर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों कि वियना सम्मेलन हुआ था, ये भी 22 में पूछा है, दूसरी पाली में वियना सम्मेलन हुआ था। आपको पता है कि वियना सम्मेलन सन 1815 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि जालवेरिन संबंधित थी बच्चों, यानी जालवेरिन एक संस्था थी, हम लोग पढ़ते हैं ना कि जालवेरिन संबंधित थी, बताइए किससे? ठीक है, तो जालवेरिन प्यारे बच्चों व्यापारियों की एक, है ना, व्यापारियों की, क्या बोलते हैं, व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर बी सही है, जालवेरिन व्यापारियों से संबंधित थी। अगला प्रश्न आता है कि जेनेवा संधि कब हुआ था? संधि मतलब होता है बच्चों समझौता, और एप्लीकेशन पर क्लास लेते समय मैंने आज सुबह आपको बताया था है कि जेनेवा समझौता जो है वो वर्ष 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आने से पहले चैप्टर ही खत्म हो गया। ठीक है, 21 प्रश्न है प्यारे बच्चों, हिस्ट्री के पहले चैप्टर में यही 21 प्रश्न में से आपके एग्जाम में आएंगे, और सभी जो प्रश्न हैं वो देखकर आपको डराएंगे, पर वो आते नहीं हैं। यही प्रश्न है जो अक्सर पूछे जाते हैं। आप मुझे बताइए कि आपने कितना बाजी मारा? ठीक है ना, 21 में से आपने कितना बाजी मारा? चेहरे पर मुस्कान है या प्यारे बच्चों मतलब सोच रहे गुरुजी गलती हो रहा है? जल्दी बताओ कितने प्रश्न को आपने सही किया? आपके सामने हमने रखे थे टोटल क्वेश्चन जो इस चैप्टर से अभी तक पूछे गए थे। गुरुजी मेरा पूरा सही है, मेरा पूरा सही है, बहुत बढ़िया। 6300 बच्चे लाइव हैं, देख करके मन गदगद करता है कि नहीं चलो मैं जो कर रहा हूँ बच्चे उसे पसंद कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, क्योंकि एक चैप्टर लेने से हमारा सिलेबस 15 दिन में समाप्त नहीं होगा। आइए दूसरा चैप्टर लेते हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद। पहला प्रश्न आपके सामने है कि युद्ध और शांति, अंग्रेजी में कहते हैं वार एंड पीस, पुस्तक किसने लिखी है? बताओ, वार एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखी है? आप कहें गुरुजी वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर बी। बच्चों देखो आपको अब डर नहीं है, आपको अब हड़बड़ी नहीं है कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है। इसलिए आप शांत होकर के हर प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। आपको कोई टेंशन नहीं है कि मॉर्निंग में क्लास करना है या शाम को सिर्फ क्लास होगी, ढंग की क्लास। ठीक है, तो आपको हड़बड़ी नहीं है, आप शांति से पढ़िए, शांति से, हड़बड़ मत कीजिए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए, 2022 में पूछा गया कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम। बच्चों कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है, पहला तो युद्ध और शांति तो नहीं है, दास कैपिटल उनकी पुस्तक है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसका प्रकाशन बच्चों 1867 में हुआ था और इसका प्रकाशन 1848 में हुआ था। ये दोनों पुस्तक बच्चों कार्ल मार्क्स की है, लेकिन इसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों थे, है ना, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कल रात को पढ़ाते समय मैंने बताया था बोल्शेविक और मेनसेविक दल के बारे में। वहां पर बच्चों अक्टूबर क्रांति के बारे में आपको पढ़ाया था मैंने कल रात को। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाले लेनिन थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं? तो बच्चों दास कैपिटल को ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल कहते हैं। अगला प्रश्न पेश होता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था?
20 में, 22 में, अरे एक बार और आ जाओगे तो क्या होगा, 23 में भी आ जाओ ना। चलो, क्वेश्चन पूछा गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, बच्चों साम्यवादी पहला का सबसे शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रूस में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। 11 और फिर दुगुना कर दो, 11 दुगुना 22 में भी। 22 में भी। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म, प्यारे बच्चों पता है कई साल तो इसमें लिखे भी नहीं है कि कब कब पूछा गया, अगर उसको ढंग से देखा जाए ना तो और भी बहुत ऐसे साल हैं जब ये क्वेश्चन वहां पूछा गया है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरुजी जर्मनी में हुआ था। आने का बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बॉल्शेविक क्रांति कब हुई थी सर, एक बार देखिए। बॉल्शेविक क्रांति 12, 18, 20 और 20, दोनों पाली में, पहली और दूसरी दोनों में। ठीक है ना, इतना प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, बॉल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो कहते हैं गुरुजी है ना, बॉल्शेविक क्रांति नवंबर में हुई थी, नवंबर 1917। और बच्चों इस क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसे और किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। आप कहेंगे सर दास कैपिटल का जो प्रकाशन है, दास कैपिटल का प्रकाशन वो 1867 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 1867 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है वार एंड पीस किसकी रचना है। ये तो शुरू में ही था बच्चों, वहां लिखा था युद्ध और शांति, ब्रैकेट में अंग्रेजी में वार एंड पीस। ऐसे भी पूछा गया, 2 साल दिया गया, 14 में भी आया, 19 में भी, कि वार एंड पीस किसकी रचना है। बच्चों आपको मैंने बताया था कि लियो टॉलस्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का, है ना, समाजवादियों या साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है, या साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऐसा लगता है गुरुजी कितना फुर्सत में पढ़ा रहे हैं आज। हाँ फुर्सत में, क्योंकि ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, सबका शेड्यूल बना है 15 दिन में पूरा सब कुछ खत्म हो जाए, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो काल ना बच्चों 19 ने पूछा है, तो उस पुस्तक का नाम बताइए जिसका प्रकाशन 1867 में हुआ था। सर उस पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। अगला प्रश्न आता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। 18 में पूछा गया है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई। बच्चों ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि थी ना, वो 2 देश थे, रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। आप बस ये देखो कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, यानी साम्यवाद के संस्थापक कौन थे, ये पूछा गया है। बच्चों साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, जन्म बच्चों। ठीक है ना, जन्म कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, 2018 में पूछा गया है। हाँ बच्चों साम्यवादी घोषणा पत्र जो था, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो याद होगा आपको 1848 में हुआ था। ठीक है ना, अब आपसे ये पूछा गया कि इसके लेखक कौन थे। आपको मैंने बताया था दोनों मित्र थे, दोनों मित्र। सर कार्ल मार्क्स थे और साथ में एंगल्स जी भी तो थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हम लोग है ना, कल एप्लीकेशन पर रात में मैं जब पढ़ा रहा था बच्चों आपको इतिहास, वहां मैंने बताया था कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, चलिए रूस में जार का क्या अर्थ होता है ना, 2013 में ही पूछा गया है भाई साहब, 13 में पूछा गया, तो 10 साल और जोड़ के आ जाना 23 में। सर घूस दे रहे हैं क्या, हाँ मैं आप लोग की तरफ से ऐसे घूस दे रहा हूँ, आ जाना एग्जाम में। मेरे बिहार के बच्चे बड़े मेहनती हैं। तो रूस में जार का अर्थ बच्चों में है ना, जब मैं आपको पढ़ा रहा था खूनी रविवार, वहां मैंने बताया था कि जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी। तो बच्चों जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है, रूस का सम्राट होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे। बड़ा बढ़िया है। रॉबर्ट ओवन ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था बच्चों कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। यानी अगर आप मजदूर को बच्चों उतना मजदूरी दे देते हैं जिससे मजदूर खुश हो जाए, समझिए वही ओरिजिनल मतलब कि मजदूर है। है ना। रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे? देखिए वो तो थे ब्रिटेन के बच्चों। रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। ठीक है ना, 22 में पूछा गया था, सोचो धन्य हो गए देख करके क्वेश्चन को। ठीक है, चलो बच्चों समाप्त हुआ। इस चैप्टर से 16 ही ऐसे प्रश्न थे जो एग्जाम में बने हैं, और यही 16 बनेंगे। आप मुझे बताइए कि इन 16 में आपने कितना सही किया। तो बच्चों इन 16 प्रश्नों में से आपने कितना प्रश्न सही किया बताइए। आपके सिलेबस से 3 चैप्टर काट के निकाल दीजिए। पहला पोषण चैप्टर बायोलॉजी से, दूसरा यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, तीसरा बच्चों समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। ये 3 चैप्टर आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये तीनों चैप्टर आज मैंने फिर से पढ़ा दिया और आपने सारा आंसर सही किया। गुरुजी 16/16 क्या समझ लिए हैं? एक बार हंस दो बच्चों। अरे बैटरी 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 बैटरी, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। ठीक है, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज साउंड आ रहा है सर? ठीक है सब कुछ बच्चों? यस। अब शुरू करते हैं उस सब्जेक्ट की जिससे बच्चे कहते तो हैं गुरुजी मैं पढ़ता हूँ, मम्मी से बच्चा कहता तो है मम्मी मैं समझता हूँ, पिताजी से कहते तो हैं कि पिताजी मैं बहुत तेज हूँ, लेकिन उसे अंदर से पता होता है कहीं ना कहीं मेरा मैथ्स कमजोर है बच्चों। मैं सच कहता हूँ, ये कोई कल्पना नहीं है, मैं सच कहता हूँ बच्चों कि लगभग 20% बच्चों का ही मैथ्स अच्छा होता है, और बाकी 80% बच्चे मैं कोचिंग सेंटर में देखता हूँ बहुत मैथ कमजोर होता है। तो आप बताओ आपका मैथ कैसा है? आपका मैथ कैसा है? नंबर 1, सबसे बढ़िया, अगर आपका फास्ट है तो एफ लिखें, अगर आपका मीडियम है तो एम लिखें, अगर आपका वीक है तो डब्ल्यू लिखें। अगर आपका मैथ बच्चों आपकी बेइज्जती है, इसलिए बच्चों आपको खूब अच्छे से मैथ को पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रूट के अंदर 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। ठीक है गुरुजी, कब पूछा है? तो देखो मैंने इसका ना मैं इसका आपको बताना पड़ेगा, ये ना लिखने के लिए भूल गया था एक बच्चा, है ना। बताओ कब पूछा है? हाँ हाँ सर नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा हो जाएगा ठीक, ध्यान दीजिएगा। रूट के अंदर 12 का परिमेयकरण गुणांक बच्चों, इसको अगर आपको परिमेय बनाना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करें? तो बच्चों 12 को अगर हम तोड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई, हाँ सॉरी 2 मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है, तो 2 निकल जाएगा, रूट के अंदर में हो गया 3। तो बच्चों इसका परिमेयकरण गुणांक जो रूट में बचता है वही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल सही है। 2√3 नहीं होगा बच्चों, इसका परिमेयकरण गुणांक √3 होगा। यानी इससे मल्टीप्लाई करें जो एक परिमेय संख्या बन जाए, याद रखना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो। अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से। प्रश्न जो पूछा गया एग्जाम में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? बताइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो बच्चों यूक्लिड विभाजन से हम क्या निकालते हैं? तो हम मौसा निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपने बी सही किया है तो बिल्कुल सही है। ये देखो पहला जो चैप्टर है ना, पहला जो चैप्टर, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस आपका थ्योरी अच्छा होना चाहिए, आप कर लोगे। तो पहला चैप्टर में क्या ज्यादा है बच्चों? तो पहला चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है ना, नॉट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है बच्चों। कहते हैं कि यदि p एक धन पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सिर्फ इसमें डेट लिखने के लिए मैंने क्योंकि स्टार्टिंग से मैं डेट लिखने नहीं बोल रहा था, अब मैंने बोला डेट लिखो, तो बहुत है ना इसमें छूट गया डेट बच्चों, लेकिन पूछा गया सब क्वेश्चन है। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का मान बताइए। अच्छा मैं बताता हूँ डेट कब पूछा है, बता दूं? अच्छा बता देता हूँ ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। गुरुजी डेट बताओ ना। चलो बताता हूँ।
कब पूछा है, डेट बताओ ना गुरुजी। चलो 2022 में पूछा है, पहली पाली में। 2022 का पहली पाली में पूछा गया प्रश्न कि यदि p धनात्मक पूर्णांक धना था ना, तो सम पूर्णांक का मान बताइए, सम का क्या होगा। बच्चों सम का क्या होता है ना, वो 2 से कटेगा। अगर p है तो सम से यानी 2 से 2p होगा बच्चों, 2p। तो जितनी भी सम संख्या है उसे आप 2 से कटा सकते हो, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसौ 19 है, तो उनका लौसौ बताओ। उनका लौसौ क्या होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अच्छा कब पूछा ये बताना है क्या? हाँ, अच्छा बता देता हूँ कब पूछा है। आपको यही बताना है बच्चों कब पूछा है। अरे बड़ा टेंशन है सर, बता। ठीक है बताइए ये कब ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों, ये 2022 के दूसरी पाली में पूछा है। 22 में पूछा है, अरे वो मान दूसरा है सर, ये नहीं है रुक जाओ छोड़ो, पूछा गया लेकिन खोजने में टाइम लगता है झूठ मूठ का। तो इनका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुना b बराबर दिया है, इतना दिया है। यदि उसमें से हमारा मौसौ पता है ना आपको कि HCF गुना LCM बराबर दिया गया है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब यही तो है। एक का मान 19 है बच्चों, 19, तो 19 से भागा लगा दो टोटल। तो 19 एक कम 19 बच गया बच्चों, बच गया कितना 2। तो फिर बचा 19 से कम 19, 19 चौके 76, 114। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से। प्रश्न है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताएं। ठीक है ना, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना हो सकता है 144 में। आपको गुरुजी 144 का अगर हम घातांक निकालते हैं 2 से अगर घातांक निकालते हैं तो ये 7 दूनी 14, 72 बार में, फिर 2 से 36 बार में, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9। अब 2 आना बंद हो गया, तो बच्चों 1 2 3 4 4 हो जाएगा, 2 पर पावर 4 लिखेंगे। तो 2 का घातांक बच्चों 2 पर पावर 4 होगा। देखो 2 पर पावर 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया इस चैप्टर से, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लॉसव बताइए क्या होगा। बच्चों ध्यान से, आप ना हमेशा ये सोचते हो कि और क्वेश्चन पढ़ना है, और के चक्कर में मत रहो, प्रेजेंट मोमेंट में जिंदा रहो कि ये क्वेश्चन पढ़ना है, ना तो पीछे कुछ पढ़ा था ना तो आगे कुछ पढ़ना है, बस इसको सही करना है, गोली मारना है इसको किसी भी हाल में एकदम सही करना है। तो बच्चों पूछा है कि लॉसव क्या होगा। देखो अगर मैं एक है ना, मैं अगर आपको दो आभास संख्या दूं 3 और 5, तो इसका लॉसव कैसे निकालोगे, तो गुना करके। तो आभास संख्या का लॉसव गुना करके होता है, ठीक है ना। तो a गुना b होगा। अपनी कॉपी में कहीं लिख दीजिए कि अभाज्य संख्याओं का मौसौ, अभाज्य संख्याओं का मौसौ, मौसौ 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का मौसौ क्या होता है 1 होता है। और लॉसौ पूछा जाए, लॉसौ उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल, खूब उनको गुना कर दो ना उनका गुणनफल होता है। ठीक है बच्चा जी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। आप कहोगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि बच्चों अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत। दो परिमेय संख्या कहीं से भी उठा लो, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है बता दो। ठीक है बच्चों, अभाज्य संख्या अगर इसमें देखें हम तो कौन सा अभाज्य है। 15 तो किसी पहाड़ी में आ जाएगा। देखो एक नंबर तो आएगा फिक्स, अभाज्य संख्या से बच्चों एक नंबर फिक्स है। इससे बताओ, अभाज्य संख्या से आपका एक नंबर फिक्स है, कोई नहीं काट सकता। ठीक है ध्यान से, अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या कौन सा है, तो बच्चों 23 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है। सर 96 को तोड़ो। मैंने फिर से कहता हूँ बच्चों, ना तो फ्यूचर देखो ना तो पास्ट, प्रेजेंट में जिंदा रहो। 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1,
1 2 3 4 5, 2 पर 5, 2 पर 5 बच्चों कहाँ पर है, यहाँ पर देखो 2 पर 5 लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि दो लगातार संख्याओं का मौसौ होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि दो लगातार संख्या का मौसौ कितना होता है। आप कहेंगे सर दो लगातार संख्या कहीं से उठा लो, 15 उठा लो, 16 उठा लो, इनका मौसौ 1 होता है, तो दो लगातार संख्या का मौसौ 1। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। पता है बहुत सारे बच्चे जो रोज मैथ पढ़ते हैं उसको याद है ये क्वेश्चन, मैं पढ़ता था ना मैट्रिक में, मुझे याद था बच्चों, अभी भी याद है, आपको भी याद होगा। 5 डबल 5 को, ठीक है, शायद ये 17 23 29 ऐसे करके कुछ आता है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो 5 डबल 5 ऐसे को तोड़ोगे तो कितने आएंगे, 3 या 4, पहले 5 से दे दो, तो 1 0 0 1, फिर किससे, हाँ फिर कैसे बताओ, 3 से तो जाएगा नहीं, 9 से जाएगा नहीं, 13 से जाएगा क्या, 11 से जाएगा क्या, हाँ 11 से, तो 11 नाम 99, बच गया बच्चों 1, 11 एकम 11 है ना, 11 से, ठीक है, 11 एकम 11 नहीं, ठीक है। फिर बच्चों 7 से, 13 7 91, फिर 13 से 1, तो बच्चों 1 2 3 4, 1 को नहीं लेते हैं है ना, आप ऐसा मत करना गुरुजी 1 को भी ले लीजिए, नहीं 1 नहीं लेते हैं, 4 होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, दो संख्याओं a और 18 का लॉसौ 36 है और उनका मौसा 2 है, तो बताइए बच्चों a का मान क्या होगा। बोला है ना कि दो संख्या a और 18, आपने पढ़ा होगा कि दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है बच्चों वो उनके लॉसौ और मौसौ के गुणनफल के बराबर होता है, लॉसौ और बच्चों मौसौ के बराबर होता है। अगर मैं कहता हूं a का मान a रखता हूं, दूसरी संख्या 18 है, लॉसौ 36 रखता हूं, मौसौ 2 रखता हूं, तुरंत आंसर बताओ, तुरंत। सर इसका आंसर तो बहुत आसान होता है, अगर मैं इसे कटा दूं 18 दूनी 36 में, तो 2 के मल्टीप्लाई 2 से करोगे सर तो 4 आएगा, देख लेना। अगला प्रश्न बच्चों, जल्दी बताओ, रूट के अंदर 10 और रूट के अंदर 15 बराबर है, रूट के अंदर 10, अरे आज तो मतलब लग रहा है बिहार बदल रहा है बच्चों, हर बच्चा मैथ्स पढ़ना चाह रहा है, आपको डर नहीं लगता मैथ से? नहीं सर, देखो रूट के अंदर में 10, रूट के अंदर में 15, गुना करेंगे बच्चों, रूट के अंदर में 150 आएगा, 150 को अगर आप तोड़ोगे ना तो क्या निकलेगा बच्चों, 5 × 5 25 छंगे 150, देखो मुझे तो याद है, ऑप्शन नंबर ए हो, 5√6 होगा बच्चों, देख लो। अगला क्वेश्चन, अरे कितना बड़ा क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, ऐसे 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 दिया रहता है, धावक वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, सिर्फ इसका वैल्यू देखो 2 4 6, सिर्फ इसका मान देखिए कितना दिया है, सिर्फ मान देखेंगे बच्चों तो मान दिया है 2 4 6, इसका जल्दी से पुनः मिलने का समय बच्चों यानी एलसीएम होता है, एलसीएम होता है 2 4 और 6 का एलसीएम करोगे बच्चा जी तो आंसर 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा, सॉरी 2 4 6 का 12 होता है क्या, हाँ 12 होता है सर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो सिर्फ एलसीएम निकलता है। अगला, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का लॉस हो, हाँ क्या लिखा है, ए बी का लॉस हो और मॉस हो, थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन हो गया जी, ए बी के लिए ए बी लॉस हो, गुना होगा, गुना गुना देखिए गुना होगा, गुना ए बी का मॉस हो, अरे फिर क्या लिखा है, निम्नलिखित में किसके बराबर है, क्वेश्चन मिस्टेक है, आंसर लेकिन यही आएगा कि ए बी का लॉस हो गुणा ए बी का मॉस हो किसके बराबर है, तो बच्चों दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर है, ये पता है आप सभी को, खूब पढ़ते हैं ये क्वेश्चन, हर बच्चा पढ़ लिया है। अगला, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए, 156 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 2 का घातांक कितना होगा, सर करके देख लो ना, आ जाओ करते हैं, 156 का घातांक है, 156 का 2 से देते हैं 7 78, ठीक है, फिर 2 से देते हैं 39, ठीक है ना, फिर 3 से देते हैं 13, फिर 13 से देते हैं तो 1 1 2 3 4, तो बच्चों 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है, 2 का, 2 2 ही बार तो है, 2 2 बार है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला बच्चों, दो संख्याओं का मौसौ 27 है और उनका लौसौ 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बच्चों जो चीज पर अंतिम तक टिका रहता है सबसे अधिक रन वही बनाता है, अगर आप अंतिम तक क्लास में टिके रहेंगे
सबसे बेहतर तैयारी आप ही की होगी, ठीक है ना। आ जाओ, यहाँ पर बच्चों दो संख्याओं का मौसो लौसो दिया है। पहली दो संख्या का गुणनफल, ये तो आपने पहला दिन पढ़ाया था मैंने, जब मार्च में स्टार्ट हुआ था कोर्स, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो ए और बी है बच्चों, ए का मान बताओ गुरुजी 27, बी का मान बताओ, हाँ मतलब कि सॉरी, हाँ, ए का मान बताओ, एक संख्या मालूम है 54 और दूसरी संख्या मालूम नहीं है। एचसीएफ बोलो, एचसीएफ है गुरुजी 27, एलसीएम बोलो, एलसीएम है 162। अगर मैं ऐसे 54 से कटाऊं बच्चों, 27 के दूने 54 से और 2 से कटाता हूं तो 81 आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो कोई हड़बड़ी नहीं, ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। संख्या 12, 15, 21 का मौसौ बताइए। 12, 15, 21 का मौसौ क्या होगा। आप सभी लोगों ने आज इतना शेयर किया बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। चलो मौसौ पूछा गया है। 12 और 15 और 21 का मौसौ क्या होता है। देखो है ना, किससे एक कट रहा है, 3 है ना। 12 भी कटे, 15 भी कटे, 21 भी कटे, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बच्चों कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट के अंदर n क्या होगा। मान के चलो कि सभी प्राकृत संख्या को अगर हम रूट में बिठाने लगे, सभी प्राकृत संख्या को अगर हम रूट में बिठाने लगे 1, 2, 3, 4, 5, तो बच्चों क्या प्राप्त होगा। हमेशा प्राकृत संख्या निकलेगा नहीं सर, एक का तो वर्गमूल निकलेगा प्राकृत, रूट 2 का तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो बच्चों हमेशा प्राकृत तो नहीं हो सकता, हमेशा अपरिमेय होगा नहीं सर, हमेशा अपरिमेय भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो परिमेय निकल रहा है देख रहे हैं, तो ये भी गलत है। हमेशा परिमेय होगा नहीं सर, तो बच्चों कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। सर 18 नंबर का आपका मिस्टेक है, एक बार देख लीजिए। आओ बच्चों देखते हैं। संख्या इतना का मौसम पूछा है बच्चों, आप क्या कहना चाहते हो। मौसम मतलब होता है कि वैसे मतलब वैसा बड़ा से बड़ा मान जो ये तीनों को विभाजित कर दे। तो क्या लगता है 12, 15 और 21 किससे कटेगा। क्या ये 5 से कटेगा, नहीं सर। 7 से कटेगा, नहीं सर। 7 से नहीं कटेगा। 2 से कटेगा, नहीं सर। किससे कटेगा, 3 से ही तो कटेगा। अजीब हाल है बच्चा जी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। बच्चों अपरिमेय देख लो ध्यान से, यहां से तो ये निकल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। ये भी निकल जाएगा, नहीं हो सकता। बच्चा ये भी निकल जाएगा, नहीं हो सकता। सर ये भी तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा, अगर बच्चों 25 होता तो निकल जाता, या 0.25 होता तो निकल जाता, लेकिन बच्चों ये देकर के फंस गए। 2.5 एक वर्ग संख्या नहीं है बच्चों, ठीक है। आ जाओ अगले प्रश्न में, कहते हैं 22/7 क्या है। इसी के सामने मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, पहले उसका आंसर दीजिए। 22/7 क्या है बच्चों। 22/7 ना पाई का वैल्यू है, याद रखना। और पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू होता है ना, वह एक प्रकार की परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाई कौन सी संख्या है, मैं पूछ लेता हूँ ना, पाई कौन सी संख्या है, पाई कौन सी संख्या है, तो बच्चों तब क्या बोलोगे आप, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऐसे तो देखो 15 लिखा गया है, 210 है यानी 3 आएगा, गलत है। 88 है तो सिर्फ 2 नहीं 11 भी आएगा, गलत है। 75 भी गलत है। बच्चों ऑप्शन नंबर देखो ए नंबर शांत है, क्योंकि शांत होने के लिए नीचे का हर का आभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2, सिर्फ 5 या 2 और 5 होना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे जो पूछा गया, खत्म बच्चों, ठीक है। अच्छा 22 ऐसे क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो आपके एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल सटीक हैं और बिल्कुल अच्छे हैं। आप कहोगे सर इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं कहूँगा बच्चों सबका टाइप वही है, और भी क्वेश्चन हैं लेकिन सबका टाइप वही है। तो आप मुझे बताइए कि आपने, अब देखो ये शांत अशांत में अभी तक में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने पूछे गए, 20 प्रश्न आज है ना अभी तक में पूछे गए हैं। अब बच्चों सबका थीम वही है, शांत है अशांत है, बस मान चेंज रहता है। तो मैं कहता हूं कि मान के चक्कर में पढ़ के अगर मैं सारे क्वेश्चन को उठा लूं, इस है ना इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन अभी तक में पूछे गए हैं 118 बच्चों, नहीं सॉरी 118 89 89 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन बच्चों सभी क्वेश्चन का टाइप वही है, जितना मैंने पढ़ाया इतना ही टाइप है। और मैंने आपको ये पढ़ा दिया, आपको पढ़ाया बच्चों है ना, आपको मैंने पढ़ाया कि बताओ भाई कि रूट के अंदर 5 कौन सी संख्या है।
अब अगले अगले एग्जाम में पूछा गया है, कभी पूछा गया रूट के अंदर 2 क्या है, कभी 3 प्लस रूट 2 5 क्या है, कभी पूछा है पाई क्या है, कभी पूछा है रूट के अंदर में 25 क्या है, रूट के अंदर में 16 क्या है। तो ये टाइप बच्चों एक ही है, क्वेश्चन तो बहुत है, टाइप एक ही। तो आप मुझे बताओ कि 22 प्रश्नों में से आपने कितना प्रश्न सही किया, मुझे बताओ जल्दी से। पहला अध्याय के 22 प्रश्न में से आपने कितना क्वेश्चन किया? ठीक है गुरुजी, मैंने सही कर दिया, मैंने सही कर दिया, जल्दी सर 22/22 सर। ठीक है, इसे कहते हैं बच्चों तैयारी। जितनी अच्छे से आप शिद्दत से आप पढ़ते हो ऐसे पढ़ोगे। चलिए अब जिसका प्यारे बच्चों हिंदी और संस्कृत नहीं है, आप लोग वेट कीजिए, आप लोग मिलिए बच्चों 8:30 बजे इसके सब्जेक्टिव पार्ट को पढ़ने के लिए। अब जिसका हिंदी संस्कृत है आराम से हिंदी संस्कृत पढ़ेंगे। एक बार सभी लोग बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, एक बार इस प्रयास के लिए बच्चों एक बार लाइक कर दें। और अगर चैनल पर कोई भी बच्चा आज पहली बार आए देखने के लिए गुरुजी का चैनल, तो एक बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, ठीक है ना। हिंदी में कौन कौन सा चैप्टर होने वाला है बताओ सर? आज तो हिंदी में 2 चैप्टर होने वाला है। कितना होने वाला है बताइए? हिंदी में 2 चैप्टर होने वाला है। शुरू करें? यस, हिंदी में 2 चैप्टर कौन कौन सा होगा बच्चों? पहला शुरू करेंगे नंबर 1 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और एंड जाति प्रथा, जाति प्रथा शुरू होगा, ठीक है ना। और उसके बाद प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। आइए बच्चों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से जो एग्जाम में पूछा गया डेट के साथ, है ना। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बताइए। कब पूछा गया? 2021 में, ठीक है बच्चों। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, धंधा पानी में। बच्चों क्वेश्चन ना थोड़ा सा उल्टा पूछा है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, ऐसा होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन उल्टा है, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी मैं फिलहाल मैं यहाँ पर बेरोजगारी टच करता हूँ। क्वेश्चन होना चाहिए भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण, तब मैं कहता जाति प्रथा। आज अगला क्वेश्चन कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? 2021 में पूछा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो बच्चों याद कीजिए कि भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है बताओ? 2021 में पूछा है कि जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, रीजन बताइए। पहला ऑप्शन भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। बच्चों ऑप्शन नंबर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगला प्रश्न है बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था और कितना बार पूछा गया? ध्यान दीजिए, 19 में, 21 में, 22 में, ठीक है। अगर आप डेली क्लास कर लेते हैं आपका पूरा का सिलेबस बच्चों रिवीजन हो जाएगा, पूरा फुल सिलेबस। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बच्चों राज्य का नाम था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस स्थान में? कमेंट करना बच्चों कि मध्य प्रदेश के स्थान का नाम क्या था जहां इनका जन्म हुआ था, और ये बताना कि कब जन्म हुआ था, क्योंकि आप लोग को सब याद है, अब सिर्फ टेस्ट हो रहा है आप लोग। अगला प्रश्न आता है, आ ही गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 2019, 2020, 2 साल लगातार पूछा है भैया जी, एक बार और उछल के आ जाना 23 में। कहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बच्चों जन्म हुआ था कब, ध्यान से देखना, 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन खूब आता है, बहुत आता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो कौन है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है।
ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर, मातृत्व लिखा है, भ्रातृत्व होना चाहिए, भ्रातृत्व, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? 2020 में पूछा गया कि आदर्श समाज जो है वो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? गुरुजी ऐसा कहने वाले थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी सही हो। अगला प्रश्न आता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा हुआ, हाँ यही क्वेश्चन तो हम उसमें बोल रहे थे क्वेश्चन होना चाहिए, वहां उल्टा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण बताइए, तो कहते हैं जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? 2018 में पूछा है। क्या चेंज किया? थोड़ा सा चेंज किया, क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी हमने पढ़ा कि भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है, फिर पूछा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है थोड़ा सा चेंज बच्चों, तो जाति प्रथा है ना। गलती देखो हड़बड़ी में पाया बच्चों, आप पढ़ते ध्यान देना, आप ना मन में बनाते हो कि मुझे सी मारना है, लेकिन जब आप क्वेश्चन रंगाते हो ना, ध्यान देना, जब आप क्वेश्चन रंगाते हो मन में देखा कि सर 9 नंबर का आंसर सी है, पर रंगाने में गलती से बी रंग जाता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना ये बच्चों यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, तो गलती से ना होना चाहिए सी, रंग जाता है बी। बोलो कितने के साथ ऐसा हुआ है? बोलो यस और नो, कभी हुआ है क्या? सर मेरे साथ हुआ है, बहुत दुख दर्द होता है सर, मैं समझता हूँ कितना दुख हुआ है किसी के साथ यस सर हुआ है ना, तो इस गलती को सुधार लेना। मेरे साथ खुद हुआ है, मैं जब पार्ट थर्ड का एग्जाम दे रहा था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, क्या गलती हो गया, लगता था जान निकल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? 2018 में पूछा गया है कि जो आधुनिक सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? पता है बच्चों क्यों मानता है? जल्दी बताओ। मानता है कार्य कुशलता की वजह से। ठीक है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस मन से पढ़ो। अगला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो बच्चों याद कीजिए किस भाषण का है? गुरुजी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका है बताओ ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित है बच्चों। और अगर आपसे पूछा जाए कि है ना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसमें इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो बच्चों ये तो भाषण अंग्रेजी में दे रहे थे, इनका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? हिंदी रूपांतरण किसने किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? 2022 में पूछा। सर 22 सुन के ना दिल खुश हो जाता है। ये साल पूछा है मेरे भैया को, हाँ हाँ आपके भैया जी को पूछा कि है ना, आप 400 नंबर लाए तो आप अपने आप को क्या, हल्का हल्का तो क्वेश्चन ही पूछा था आपके एग्जाम में दोनों भाई में ले झगड़ा हो गया। ठीक है, हमको फोन किया, बोला सर आप क्या बोल रहे हैं इसको, हमने कहाँ कुछ बोले हैं, तो बोला ना हम ये ना सर बोल रहा है कि हल्के हल्के क्वेश्चन पूछ के तुम पास कर दिया है ठीक है, दोनों भाई में ले झगड़ा होता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? तो बच्चों भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है देखो, अच्छा खत्म हो गया बच्चों, समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये 12 ऐसे प्रश्न हैं इस चैप्टर के जो बार बार रिपीट करते हैं। प्रश्न तो ज्यादा भी हैं, पर 12 ही ऐसे क्वेश्चन हैं बच्चों इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ कि आपने 12 प्रश्न में से आपने कितना क्वेश्चन किया? ठीक है, अगर आपको डर होगा इस बात का कि गुरुजी इसके अलावा भी इस क्वेश्चन ना इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, बच्चों मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके देख लीजिए चैप्टर वाइज। और मन करता है सर और नहीं देखेंगे हम, आप ही पढ़ाइए, तो ये 15 दिन में ये हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, होने दीजिए, फिर चैप्टर वाइज भी किसी दिन पढ़ा देंगे चलो ठीक है, ऐसे मैंने हिंदी का नोट्स दिया है, उसमें सारा कुछ लिखा। दीदी बोलो यस 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 गुरुजी, 12/12 सही हुआ, 12/12। तो बच्चों ये था हमारा गद्य खंड का। हिंदी में 2 पार्ट है, एक है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड।
तो बच्चों अब शुरू होने जा रहा है हमारा काव्य खंड, और काव्य खंड का पहला चैप्टर बोलो क्या है सर? पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अर्थात बच्चों राम नाम के बिना इस जगत में जीवन व्यर्थ है। आप लोग भी भगवान को जपिए बच्चों। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यह है बच्चों गद्य खंड किसका? काव्य खंड का। ये आपका शुरू हो रहा है काव्य खंड का पहला चैप्टर, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों की आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आप कहें सर आशा दीवार जो रचना है वो गुरु नानक देव जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं? 2021 में पूछा है कि गुरु नानक देव जी ने पंजाबी भाषा के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी हैं? चलिए, तो गुरु नानक देव जी ने बच्चों पंजाबी भाषा के अलावे हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखी हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत फेमस। कि किसके बिना प्राणी को, छोटा वाला जो होता है ना वो उसमें इसमें चलिए क्वेश्चन है क्या? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो बच्चों प्राणी को मुक्ति किसके बिना नहीं मिलती बताओ? तो गुरु ज्ञान के बिना, गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? गुरु नानक देव जी जो हैं वो किस मार्ग के कवि हैं? तो 21 में पूछा है। ऑप्शन है सूफी मार्ग, निर्गुण भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। बच्चों उनकी जो भक्ति थी ना वो निर्गुण थी। ऑप्शन नंबर बी होगा निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक देव जी ने किस धर्म का प्रवर्तन किया बताइए? कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, सबको मालूम है कि गुरु नानक देव जी जो थे वो सिख धर्म के थे। तो अच्छा ये बताओ कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? है ना, टोटल 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म के। 10वें गुरु, 10वें गुरु कौन थे? एग्जाम में पूछा जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था बच्चों? गुरु नानक की पत्नी का नाम, ठीक है ना, गुरु नानक देव जी की पत्नी का नाम क्या था? है ना, तो गुरुजी गुरु नानक देव जी को पत्नी का जो नाम था वो सुलक्षणी था, सुलोचना नहीं, सुलक्षणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सुलक्षणी पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न आता है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? 2 बार पूछा गया बच्चों, 2020 में पूछा गया है कि गुरु नानक जो थे वो किस भक्ति धारा के कवि थे? तो गुरु नानक के बारे में हम लोग पढ़ के रखे हैं कि गुरु नानक देव जी गुरुजी पता है निर्गुण भक्ति के थे। ऑप्शन नंबर बच्चों बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? 20 में पूछा है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? बच्चों गुरु नानक देव जी का जन्म जो है, जल्दी बताओ कहाँ हुआ था? ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछने का मन करता है, बताओ बच्चे कब हुआ था? ठीक है ना, गुरु नानक देव जी का जन्म लाहौर के तलवंडी में हुआ था। है ना बच्चों, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों नाम कहते हैं ना, किस नाम से तो जाना जाता है ना, ननकाना साहब, ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। और जन्म बच्चों कब हुआ था? 1400 है ना, 1469 में जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और मृत्यु कब हुई थी? 1539 में। खूब पढ़ाएं बच्चों, सब कुछ पढ़ा दिए हैं पहले ही। कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति की है, डॉट डॉट की है, बताओ कहाँ की यह पंक्ति है? यह पंक्ति कहाँ की है? ठीक है, सब में देखो कोई बिना, अच्छा है देखो, वहां देख ना बच्चा, वहाँ साफ है कोठो। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पंक्ति बच्चों, है ना, डॉट डॉट की है, यानी ये गुरु नानक की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि रही, है ना, रही रास किसकी रचना है? 2018 में पूछा है कि रही रास किसकी रचना है, फिर भी, है ना, रही रास किसकी रचना है? तो बच्चों रही रास जो रचना है वो गुरु नानक देव जी की है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है? देखो जी, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, 2022, वाणी कब 20 के समान हो जाती है बताओ? वाणी जो है 20 के समान कब हो जाती है? आप कहेंगे गुरुजी राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाती है, किसके बिना बताओ? राम नाम के बिना जो वाणी है वो 20 के समान हो जाती है, राम नाम के बिना बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है? 2022 में पूछा है, गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह
किसने किया है? मैंने खूब बढ़िया से आपको पढ़ाया था कि गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह है। सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन से गुरु? पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है ना? पूछा है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने बच्चों। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। अच्छा, गुरु अर्जुन देव जी कौन से गुरु थे? तो कहते हैं सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। कौन से थे? पांचवें गुरु। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ननकाना साहब अब कहाँ पर स्थित है? 22 में पूछा है, मन खुश हो जाता है 22 का नाम सुन के। ननकाना साहब अब कहाँ पर है? तो ननकाना साहब बच्चों अब जो है ना, अब ये पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, अब ये पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गया। 13 क्वेश्चन इस चैप्टर से ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप टोटल हिंदी का एकदम एक एक चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो वीडियोस प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। अब आप बताओ कि 13 में से आपने कितना क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया? इस चैप्टर के हम सब्जेक्टिव को भी देखेंगे और हाँ, कल से एक चैप्टर व्याकरण भी ऐड करवा देंगे। कि बोलो सो गुरुजी व्याकरण क्या होगा? कल से बच्चों व्याकरण भी में ऐड करवा देंगे, व्याकरण भी ऐड करवा देंगे। जल्दी बताओ 13 में से 13 आया या नहीं आया? एक नंबर सर 13/12। सर क्यों 12 आया? बताओ क्यों 12 आया? जब मैंने 13/13 आपको पढ़ाया है तो मन कर रहा है चाय पीने का। पी बहुत दिन बाद बच्चों, सही में मतलब मैं नहीं पीता, मतलब नहीं के बराबर, पर ठंडी आ गई और ज़्यादा बोलना पड़ेगा। सुबह मैंने ऐप पर 2 घंटे क्लास ली, ऑफलाइन में 1 घंटा, 3 घंटा। और बच्चों मेरे कुछ पुराने बच्चे आ गए थे आर्ट के लिए, कुछ बताने का था उसको, 1 घंटा वहाँ, 4 घंटा 4 घंटा, 8-9 घंटा खड़ा रहूँगा। इसलिए थोड़ा सा मैं पी लेता हूँ। आइए के लिए बच्चों बीमार नहीं पड़ सकते ना, नहीं तो दिक्कत, अगर मैं बीमार पड़ गया ना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। बोले गुरुजी आप नहीं पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ेंगे? आइए हाँ शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा ये बताओ कि संस्कृत में कुल कितने चैप्टर हैं? बताओ हाँ, संस्कृत में कुल कितने चैप्टर हैं? आप बोलोगे सर संस्कृत में कुल चैप्टर की संख्या, कुल चैप्टर की संख्या बच्चों अगर हम बिता है ना बुक में देखें तो संस्कृत के कुल चैप्टर की संख्या टोटल अगर हम देखें बच्चों तो 14 है। अच्छा व्याकरण में कितने चैप्टर हैं? तो व्याकरण में भी लगभग बच्चों अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर व्याकरण में लगभग 10 हैं। तो कल से हम संस्कृत के व्याकरण का भी एक चैप्टर ऐड करवा देंगे। खुश हो गए आप? हाँ सर, चलो इसमें व्याकरण भी ऐड करवा देंगे ताकि आपके हो जाए। अच्छा ये बताओ 100 में से बुक से कितने क्वेश्चन रहेंगे? संस्कृत के 100 में से बुक से कितने क्वेश्चन रहेंगे बताओ? हाँ लगभग बुक से कितने क्वेश्चन होंगे? गुरुजी 14 चैप्टर में से सिर्फ बुक से क्वेश्चन लगभग गुरुजी 40 प्लस रहेंगे, 40 प्लस, और आपको 50 ही बनाना है। अगर आपने बुक को भी सही कर लिया समझो आपका काम हो गया। ठीक है, अगर सिर्फ बुक को भी आपने सही कर लिया तब भी समझो प्यारे बच्चों आपका काम हो गया। ठीक है शुरू करें? यस यस स्टार्ट किया जाए। हाँ आइए बच्चों शुरू करते हैं। हाँ, एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसमें पता तो चलेगा आपको डेट कौन कौन सा है। हम्म आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों, सबसे पहला फर्स्ट नंबर, पहला पहला क्वेश्चन पढ़िए। मंगलम पाठ पढ़ने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? 2021 में पूछा है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सत्यमेव जयते बच्चों, सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते बहुत फेमस क्वेश्चन है। हम लोग जीके में पढ़ते थे पहले बचपन में, जब 6-7 क्लास में थे तो हम लोग के सर ना जी को है ना जीके में हम लोग को पढ़ाते थे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। हम रट लेते थे मुंडकोपनिषद से, बाद में मैट्रिक में काम आ रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किसकी जीत नहीं होती है? 18 और 21 दोनों में किसकी जीत नहीं होती? तो बच्चों कभी भी है ना असत्य की जीत नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? 21 की दूसरी पाली में छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी है ना और
और बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो कहते हैं कि छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है, हमारी आत्मा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आत्मा। अगला प्रश्न है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं, 21 में पूछा है कि नदियां जो हैं वो समुद्र में कैसे मिलती हैं। तो नदियां जो हैं वो समुद्र में कैसे मिलती हैं, ऑप्शन को देखिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो उत्तर है नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सत्य का मुंह किससे ढका है, बाबा रे बाबा, 15, 18, 20। सत्य का मुंह किससे ढका है, बस यही आग्रह है कि 2022 ना 23 में भी आ जाए, है ना, कि सत्य का मुंह किससे ढका है। तो सत्य का जो मुंह है बच्चों वो हिरण्मय पात्र से। देखो हिंदी संस्कृत सबसे आसान है, हिंदी संस्कृत इतना आसान है कि पूछो मत, बहुत आसान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। ठीक है, 2020 में पूछा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। आप कहेंगे सर अभी तो पढ़ाए थे कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या होगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, खूब पूछा जाता है, 20 में, 18 में, 23 में भी आएगा, हो सकता है 24 में भी आ जाए, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। बच्चों मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 5 मंत्र कितने उपनिषदों से लिए गए हैं, पूछा जाए बच्चों कि यह 5 मंत्र कितने उपनिषदों से लिए गए हैं, तो कहना बच्चों कि यह है ना, यह 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिरण्मय पात्रेण दृष्टते, है ना, हिरण्मय पात्रेण दृष्टते यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है ना। ये बच्चों हिरण्मय पात्रेण दृष्टते यह किस उपनिषद से लिया गया है। आप कहेंगे सर ये जो है ना, ये तो पहला में देखेंगे आप, सबसे पहला वाला, क्योंकि बच्चों अरुणियाण महतो महियान वो लिया गया कंठोपनिषद से। अगर बच्चों अरोणी है ना, अरोनियान से शुरू होता है, अरोनियान से शुरू होता है, तो समझो वह लिया गया कंठोपनिषद से। अगर लिया गया है बच्चों, है ना, कि वेदा हेमंत पुरुष महांतम, अगर वेदा हेमंत बोल के शुरू हो रहा है तो समझो बच्चों यह लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से, है ना। यहाँ पूछा गया हिरण्मय पात्रेण, ये बच्चों ईसा ना, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया, सबसे पहला मंत्र है, पहला उपनिषद, ईश्वर को प्रणाम करते हैं, पहला मंत्र। अगला क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है, 19, 18। महान से भी महान क्या है, आप कहेंगे सर महान से भी महान आत्मा होता है, ऑप्शन नंबर ए। भरोसा कीजिए, पढ़िए। अगर आपके संस्कृत में 90 नंबर से कम आता है, अगर आपके संस्कृत में 90 नंबर से कम आता है तो फिर आप मान जाना कि आपने गुरुजी पर भरोसा किया, भरोसा टूट गया। हाँ, आपको भी उतना मेहनत करना पड़ेगा जितना मैं आपके लिए करूंगा। सोचो अगर 35 दिन पहले ऐसा स्टेप ले सकता हूँ तो जब एग्जाम 5 दिन बचेगा तो मैं क्या क्या आपके लिए सोच सकता हूँ, सोचो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। 19 में पूछा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। बच्चों ये पूरा का पूरा संसार जो है ना, ये परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अगला प्रश्न का उत्तर देंगे, वेदा हेमंतम पुरुष महांतम विद्यते नायः मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है 2018 में। बच्चों शांत रह करके जितना प्रश्न सही किया जा सकता है, हल्ला गुल्ला करके उतना प्रश्न कभी सही नहीं होगा, इसलिए आप शांत रह करके करें, ज्यादा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है ना, वेदा हेमंतम पुरुष महांतम विद्यते नायः मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। गुरुजी ये तो आपने भी तुरंत बोला, ये सबसे लास्ट वाला मंत्र है, और सबसे लास्ट वाला मंत्र बच्चों कहाँ से लिया गया है, अरे दो दो कंठोपनिषद है, नहीं मिस्टेक है यहाँ पर, दो दो कंठोपनिषद कैसे होगा, एक गलत है इसमें, एक होगा बच्चों श्वेताश्वर उपनिषद, क्या होगा, श्वेताश्वर उपनिषद होगा, श्वेताश्वर उपनिषद होगा बच्चों, याद रखना श्वेताश्वर उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी, श्वेताश्वर उपनिषद होगा। ठीक है, यहाँ तो मिस्टेक है गुरुजी, मिस्टेक है ऑप्शन में अभी तुरंत आपने पढ़ाया था कहते हैं कि मंगलम कहाँ से संकलित है, मंगलम पाठ बच्चों कहाँ से संकलित है। गुरुजी मंगलम पाठ जो है वो उपनिषदों से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा कितने उपनिषद हैं, सब पढ़ाया मैंने, एक बार बता दो कितने उपनिषद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरुणियाण महतो महियाण, महतो है ना, महतो महिमान, महिमाण मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। ये मैंने पढ़ा था, अरुणियाण मतलब छोटा से छोटा, और महान से महान क्या है बच्चों,
सर छोटा से छोटा महान से महान आत्मा है। आत्मा कहाँ रहता है सर? आत्मा ना कंठ, कंठ में। ये ट्रिक है, ये कोई सच्चाई नहीं है, ट्रिक है। ये आत्मा कंठ में रहती है। आत्मा कहाँ रहती है? कंठ में रहती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं बच्चों ये कंठोप। अरे भैया इसी का ऑप्शन वहां गया था ना एक ऑप्शन वहां चल गया था, बट गलती है इसमें, कंठोपनिषद होगा। दुद्दुठ हो गया वहां पर, दुद्दुठ हो गया ना, कंठोपनिषद, कंठोपनिषद। हाँ टाइपिस्ट को बोलना पड़ेगा भैया मेरे, है ना। देखो मेन चीज क्या है ना, कि टाइपिस्ट का संस्कृत नहीं है, मेहताब का संस्कृत नहीं है, इसलिए वो संस्कृत में थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है अगला क्वेश्चन, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं? तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर बच्चों कहाँ मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाँ फिर से आ गया कि अरोणियाण महतो महियान, गद्यांश ना, गद्यांश सॉरी पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? पहले क्वेश्चन को पूरा लिखना पड़ेगा। ये है क्या बच्चों? अरुणियान, अरुणियान डॉट डॉट बच्चों, है ना, डॉट डॉट, यहाँ बीच में डॉट डॉट है, अरुणियान डॉट डॉट महियान, ऐसे लिखा है, ध्यान देना, समझो, लिखा है अरोनियान, ठीक है, फिर दिया है डॉट 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 डॉट, फिर लिखा है महियान, महियान। तो आप बताइए भाई मेरे कि बीच में क्या आएगा? सर गुरुजी अरुणियान महतो, महतो, महतो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? महतो, महतो बच्चों, है ना, महतो लिखते हैं, महतो। ऑप्शन नंबर ए होगा महतो। चलो नेक्स्ट ना, नेक्स्ट स्वर्ण, क्या लिखा है? स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से 22 में पूछा है, मन खुश हो जाए। एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे सर? 14 या 42, एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। कहते हैं कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका है? तो सत्य का ढका है, ऑप्शन नंबर बी, सत्य का मुंह ढका है। कहते हैं अंत भला तो सब भला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अंतिम तक इस क्लास को 5500 बच्चे देखें, आप सभी का बहुत बहुत आभार। बताइए पहले आपने 16 में से कितना प्रश्न सही किया? 16 में से कितना प्रश्न सही किया, जल्दी बताओ। ठीक है, मैं आप लोगों से 2 मिनट बात करूंगा बच्चों, रुकना आप लोग, बजाना मत कहीं, ठीक है। चलो बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने पढ़ा स्वपोषण, सॉरी पोषण, पहला चैप्टर का नाम क्या था? पोषण। फिर क्या पढ़ा बच्चों? ये पढ़ा बायोलॉजी में पोषण। कल इसके आगे होगा, है ना, कल आप लोग पढ़ के आना, कल घर से पढ़ के आना, कल घर से पढ़ के आना। पोषण के बाद दूसरा अध्याय कौन सा है? श्वसन पढ़ के आना बच्चों, कल घर से श्वसन चैप्टर पढ़ के आना, ठीक है। हाँ सर पढ़ के आऊंगा। चलो हाँ, पोषण हो गया, बस श्वसन पढ़ के आना। दूसरा क्या ना, क्या बोला मैंने? ना एसएसटी में, इतिहास में, इतिहास में बच्चों, इतिहास में 2 चैप्टर हो गया। इतिहास में क्या होगा? एक होगा यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरा होगा समाजवाद, हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों हिंद चीन में राष्ट्रवाद, है ना, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, और भारत, है ना, भारत में राष्ट्रवाद, है ना बच्चों, हिंद चीन, है ना, घर से पढ़ के आना। ये हुआ हिस्ट्री में, यानी कि एसएसटी में, ये हो गया एसएसटी में, कल पढ़ के आना बच्चों। इसमें चैप्टर 3 और 4, हिस्ट्री का चैप्टर 3 और हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ के आना, ठीक है। चलो मैथ में पढ़ के आना बहुपद, मैथ में बच्चों कल पढ़ के क्या आना? बोलो, बहुपद पढ़ के आना, कल घर से बहुपद पढ़ के आना। चलो नंबर 4 में हिंदी में क्या पढ़ के आना? हिंदी में बच्चों 2 चीज पढ़ के आना, बोलो कौन कौन सा? सर हिंदी में सबसे पहले श्रम विभाजन जाति प्रथा के बाद क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पढ़ के आना। और उधर बच्चों दूसरा कविता, जो भी दूसरा होगा उसको पढ़ के आना। और बच्चों संस्कृत में दूसरा चैप्टर, संस्कृत में दूसरा चैप्टर पढ़ के आना, ठीक है। उसके बाद हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण को हम ऐड कर देंगे, 10-10 क्वेश्चन करके, ठीक है। हिंदी का कोई एक टॉपिक ले लेंगे, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, देखूंगा कल, तब हिंदी संस्कृत का व्याकरण ऐड कर देंगे। चलिए ठीक है, अब बताइए क्या ऑब्जेक्टिव में आप मुझसे और कुछ चाहते हैं? क्या आप लोग ऑब्जेक्टिव में मुझसे और कुछ चाहते हैं? यस और नो बोलो जल्दी, कुछ और चाहते हैं क्या ऑब्जेक्टिव में मुझसे? ना अब ये 8:30 इस सभी का सब्जेक्टिव होगा, 8:30 इन सभी चीजों का बच्चों सब्जेक्टिव होगा इन सभी चीजों का सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा इन सभी चीजों का, ठीक है ना बच्चों। लेकिन जो हमारा तांडव होगा, तांडव में इन सभी चीजों का क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा, ठीक है कुछ और चाहते हो क्या? नहीं सर, क्या होगा? हाँ हाँ, अब बच्चों सब्जेक्टिव होने वाला है 8:30, ठीक है ना, 4 देंगे सब्जेक्टिव को, आपका ऐसा कहना है 4 देंगे सर चलो
इतना आसान एग्जाम में आता था। हाँ आसान तो आता ही है बच्चों। ठीक है चलो हो गया। इसका पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा 2-3 मिनट में। इसका पीडीएफ प्यारे बच्चों, जो लोग भी हमारे पास एक बार गुरु दक्षिणा दे चुके हैं, पैसा तो एक बार लेंगे बच्चों। इतनी शिद्दत से आपको पढ़ाने के लिए इतने लोग हमारे साथ काम करते हैं, और बिना गुरु दक्षिणा दिए तो आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। पैसा तो लूंगा, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ बच्चों, मैं आपसे पैसा लूंगा। इतनी शिद्दत से अगर आप कोचिंग पढ़ते तो साल भर का फीस लगता, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँ, पैसा तो लूंगा बच्चों, एक बार तो लूंगा, मेरा हक बनता है, लूंगा बच्चों। ठीक है, आप क्या सोचोगे, अगर मैं आपसे 2,000 रुपये लेता, 3,000 तो आप कहते हो सर इतना फीस लेता हूँ, 200 रुपये लेता हूँ, 250 रुपये लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है, जो भी प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ, तो जो भी हमारे पास पेड व्हाट्सएप क्लास में जुड़े हैं, पेड व्हाट्सएप क्लास में, वो भी बच्चों बहुत सारे बच्चा ना 2-3 बच्चा मिलके पेमेंट करके ले लेता है। 2-3 बच्चा मिलके भी आप पेमेंट करके ले सकते हो, अपने फ़ोन में ले लो, दोनों मिलके पढ़ो। ठीक है, पेड व्हाट्सएप क्लास में। और एप्लीकेशन पर अगर आपने नहीं किया तो एप्लीकेशन पर बच्चों, एप्लीकेशन पर डायरेक्ट खरीद लो, या तो 65 पर कॉल करके, 7700879453 पर कॉल करके हमारे ऑल सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स बच्चों, देखो हमारी सब्जेक्ट की खासियत क्या है सर, आपके नोट्स की क्या खासियत है बच्चों, मेरे जो भाषा है ना वो आपको आसान लगेगी, और थोड़ा सा आसान भाषा में पढ़ने से याद होता है। कठिन पढ़ के बोरिंग हो जाओगे, नहीं याद होगा। तो अगर आसान भाषा में हर सब्जेक्ट का नोट्स पढ़ना चाहते हो तो कल तक बच्चों इस नंबर पर कॉल करके हमारा नोट्स खरीद लेना। पैसा तो लूंगा बच्चों, पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, फीस लूंगा। फीस कितनी रखी है बताओ बच्चों, एक महीने का रिचार्ज होता है आपको, 251 रुपये फीस है मात्र मेरे नोट्स का। और इसमें एप्लीकेशन में भी आपको फ्री में जोड़ा जाएगा। एक क्लास एप्लीकेशन पर डेली होती है 9 AM पर बच्चों। ठीक है ना, कल वहां पर पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। लेकिन अपने अपने जिले का नाम एक बार कमेंट करें, ताकि आपका जिले का नाम यहाँ पर धुआंधार दिखना चाहिए मुझे। चलिए जल्दी से जल्दी 8:30 बजे आना नहीं भूलिएगा सब लोग। बाय बाय सर जी। 1 घंटे बाद मिलते हैं गुरु जी। 2,000 लीजिए सर, नहीं उतना नहीं लेंगे। कहाँ से दोगे। ठीक है, एडमिट, हाँ चलो, गोपालगंज, गोपालगंज, अररिया, फारबिसगंज। हाँ आज हिस्ट्री का पीडीएफ मिलेगा, आज हिस्ट्री का पीडीएफ मिलेगा रात के 1 बजे। 1 बजे रात को भेजूंगा हिस्ट्री का पीडीएफ। तो जाना तुम लोग, सुबह देखना उठ के। लव यू। चलो जहाँ से भी देखते हैं आप देखते रहिए, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए। मिलते हैं 8:30 में, सब्जेक्टिव की क्लास होने वाली है। इन सभी चैप्टर के सब्जेक्टिव को पढ़ना ना भूलें, नहीं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, सब्जेक्टिव पढ़ना ही मत। लवी बच्चों याद रखिएगा, निमंत्रण है, सब लोग को आना है, फिर से वापस आना है 8:30 PM पर। 2-3 मिनट लेट हो सकता है, ज़्यादा नहीं। लवी बच्चों, धन्यवाद सभी का।